नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स। तो दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले अपन देखेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये अच्छे से क्लियर है। यस सर। हाँ, अब देखो जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का ले रहे हैं। अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो अपन इनके बीच में जो फोर्स है, इन मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता, उसको अपन बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। बोलते कि नहीं? सभी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस ले लें, कोई सी भी स्टेट हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता ही है। उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता ही है। अब ये फोर्स जो होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, इससे बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिलेट करते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले उसके बारे में अपन ध्यान से समझें। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये ऐसा टेम्परेचर है जब किसी कंपाउंड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम होगा तो वेपर प्रेशर समझ लो। वेपर प्रेशर समझना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट समझना है तो वेपर प्रेशर अच्छे से समझना पड़ेगा। ये अपन ने एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर है। इसके अंदर वाटर या जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है वो अपन ने यहाँ पर भर दिया। जनरली अपन वाटर भर रहे हैं। यहाँ से इसको हीट किया। हीट करेंगे तो क्या होगा? वेपर बनेगी।
तो लिक्विड से वेपर बनने की फिनोमेना को बोलते हैं वेपराइजेशन। जैसे ही वेपर यहाँ इकट्ठी हो जाती है तो कुछ पार्टिकल वापस कंडेंस भी होने लगते हैं। वेपर से वापस लिक्विड बनने की फिनोमेना को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब स्टार्टिंग में अपन हीट करते तो वेपराइजेशन का रेट ज़्यादा रहता है और कंडेंसेशन का रेट स्लो रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल कम वेपर बने हुए होते हैं। आफ्टर सम टाइम एक ऐसी स्टेज आती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट पर रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये रेट इक्वल होने का मीनिंग ये हुआ, जैसे लिक्विड वाटर से सपोज 100 मॉलिक्यूल वेपर बन रहे हैं, जितने टाइम में, उतने ही टाइम में 100 मॉलिक्यूल वापस वेपर से वापस लिक्विड फॉर्म में कंडेंस भी हो रहे हैं। मान लो 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल वाटर के लिक्विड से वेपर बने और उतने ही 1 सेकेंड में 100 मॉलिक्यूल वेपर से वापस लिक्विड बने, तो उस स्टेट को अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद ये वेपर के मॉलिक्यूल्स की नंबर ना बढ़ती है ना कम होती है। क्यों? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल वेपर बन रहे हैं उतने वापस कंडेंस हो जा रहे हैं, तो ओवरऑल नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल अनचेंज। तो जब ये वेपर के मॉलिक्यूल की नंबर कांस्टेंट हो जाती है, उस समय ये वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक, यानी इसमें क्या लिखेंगे? प्रेशर इज exerted by the vapor molecules on the surface of liquid at equilibrium is called वेपर प्रेशर। ठीक, तो वेपर प्रेशर समझ में आया। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि हर लिक्विड का किसी न किसी टेम्परेचर पर वेपर बनता है, और जब वेपर बनेगा उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया? सर फिर से बोलिए सर, इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है सर। अच्छा, तो अभी बोलेंगे तो आवाज़ आ जाएगी। अभी आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखो वेपर प्रेशर क्या होगा।
जब किसी लिक्विड को अपन हीट करेंगे तो क्या करेगा वो, उसके वेपर्स बनेंगे। उस फिनोमेना को वेपराइजेशन बोलते हैं। और ये वेपर मॉलिक्यूल वापस कंडेंस होंगे, इस फिनोमेना को कंडेंसेशन बोलते हैं। जब ऐसी स्टेज आएगी जब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर बन रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वापस कंडेंस होंगे, तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में ये वेपर मॉलिक्यूल जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। Pressure is exerted by the vapor molecule on the surface of liquid at equilibrium is called vapor pressure। इतना समझ में आया? हाँ सर। अब वेपर प्रेशर का इन्वॉल्व हुआ था बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट को समझ लेते हैं हम। A temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझते हैं, ये 8th क्लास में आप लोग ने पढ़ा होगा साइंस में कि हमेशा अपने बॉडी पर एक प्रेशर लगता रहता है जो अप्रॉक्सीमेट 265 kg वेट के बराबर होता है। पढ़ा है कभी ये? 8th क्लास की साइंस की बुक में NCERT में ये दिया हुआ है। तो हमेशा अपनी बॉडी पर या जो भी इस एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं सब पर एक वेट काम करता रहता है, एक प्रेशर काम करता रहता है जो कि अप्रॉक्सीमेट 265 kg के इक्विवेलेंट होता है। उस प्रेशर को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर रीडिंग ले, एक बैरोमीटर होता है उससे रीडिंग लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg के बराबर होता है। अब ये mmHg क्या होता, ये अपन छोटी क्लास में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी गैसियस स्टेट एक चैप्टर है उसमें अपन को अभी 11th में सीखना पड़ेगा ये। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट पर फोकस हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड की जो वेपर है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो कि बॉइलिंग पॉइंट की मैकेनिज्म क्या है वो अपन समझते हैं। ये समझ लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अपने पास कोई दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है, सेकंड लिक्विड बी है। अब ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे, वो बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ग्रेटर है। ठीक, यानी
जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो ए का बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। अब अपन को बॉइलिंग पॉइंट का आइडिया लगाना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, इसको कंपेयर करेंगे किसकी वैल्यू ग्रेटर होगी और क्यों। एक ही। एक ही ग्रेटर होगी, बिल्कुल सही। क्यों होगी ग्रेटर एक ही? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, हाँ, बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर जल्दी ब्रेक नहीं होता। हाँ राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। जब उसको हीट करेंगे तो वो, जब हीट करेंगे तभी तो लिक्विड वेपर में जाएगा। तो वेपर में कब जाता है? जब जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ने लगती है। वो बढ़ते 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 वेपर के इक्विवेलेंट हो जाती है और ये वेपर बन जाता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ना है तो ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम कौन करेगा? टेम्परेचर बढ़ा के इन ए की एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे इनकी वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए या मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसको वेपर फेस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा और वो लिक्विड जिसका इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब अपन यहाँ आ जाएं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थे, वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा H2S है। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है सर, वन मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन करेगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2S में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है कि हाइड्रोजन कोवलेंटली अटैच होना चाहिए किससे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। यहाँ ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है। सल्फ़र एक अलग ही एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई नहीं होती। इसके वजह से H2S मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है लेकिन फिर भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको बोलते हैं वो H2S में नहीं है। अब अपन को इन दोनों को हीट करना है और बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहाँ हमको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर मॉलिक्यूल डिस्टेंस में जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, फिर वेपर बनेंगे। और वेपर भी कितनी बनानी है? इतनी बनानी है कि उस वेपर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। जब ये इक्वल हो जाएगा उस टेम्परेचर को ही हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलेंगे। अब H2S के मॉलिक्यूल को अलग अलग करना है
तो उतनी हीट नहीं लगेगी, क्योंकि इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो ये कम टेम्परेचर पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर देने लगेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो वाटर का ग्रेटर होगा H2S से। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जिन मॉलिक्यूल्स में इसका मीनिंग ये निकला, जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। किसके कंपेरिजन में? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट है? क्या इफेक्ट है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। समझ में आ रहा है ये? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब आ जाए अपन इंट्रामॉलिक्यूलर पर कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफ़ेक्ट करेगा वो। तो ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, यह ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल होंगे, जब हम बहुत सारी क्वांटिटी लेंगे, एक मान लो 100 ml लिया अपन ने, उसमें करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल एक बगल में इसके एक और मॉलिक्यूल होगा, ऐसे कई सारे होंगे। तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। एक मॉलिक्यूल का OH का H दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रो के O को अट्रैक्ट करता और वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती। अगर ये इंट्रा नहीं होती तो इंटरमॉलिक्यूलर होता। इंटरमॉलिक्यूलर होता तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता। लेकिन जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। इससे क्या हुआ फाइनली कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो गए। अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है इंटरमॉलिक्यूलर तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। तो
ऐसे कंपाउंड जो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है इन कंपेरिजन टू एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके इंटर पार्टिकल फोर्स वीक हो गए और वीक होने के कारण इनका ईजिली वेपर बना तो कम टेम्परेचर पर ही इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और कम टेम्परेचर पर ही ये बॉयल होने लगेंगे। यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। ये अपन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट को अपन दिमाग में ध्यान रखेंगे। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट पर जो इफ़ेक्ट है वो क्लियरली समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, जब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कंपाउंड्स में तो उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे और जब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे पूरा एक्सप्लेनेशन अभी हमने उसका दिया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई किसी चीज़ का किसी चीज़ में सॉल्युबल हो जाना। ठीक, अब थोड़ा सा अपन ध्यान दें इसमें कि अल्कोहल अपन ने अभी तक पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, यानी पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। ठीक, इस कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शनल केस में एक केस आता है अल्कोहल का। अल्कोहल इज अ लेस पोलर। अल्कोहल इज लेस पोलर। ठीक, बट it is soluble in water. वाटर एक बहुत अच्छा पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन अल्कोहल लेस पोलर होते हुए भी वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। रीजन क्या है? अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। ये अल्कोहल इसके साथ वाटर के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब दो कंपाउंड आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे यानी उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, और जब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो अल्कोहल कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड जाकर के, कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, पोलर में डिजॉल्व होगा, लेस पोलर में डिजॉल्व होगा, बट अल्कोहल इज लेस पोलर कंपाउंड, इट इज ईजिली सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग पोलर कंपाउंड वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का सॉल्युबिलिटी पर सीधा इफेक्ट है कि अगर कोई कंपाउंड किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो कंपाउंड उसमें सॉल्युबल होगा, फिर उसकी नेचर कुछ भी रहे,
वो लेस पोलर रहे या मोर पोलर रहे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो सॉल्युबल होगा। ठीक, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अल्कोहल इज अ लेस पोलर कंपाउंड बट इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें और भी कंपाउंड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अमोनिया है NH3, गैस है, वाटर में इसको पास करेंगे, सॉल्युबल। अब क्वेश्चन बनेगा कि अमोनिया is more soluble in water in comparison to solubility of oxygen in water. Why? क्वेश्चन क्या बनेगा? अमोनिया वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, किससे? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से। तो क्यों ज़्यादा सॉल्युबल है? तो रीजन आएगा ammonia can form intermolecular hydrogen bond with water but oxygen cannot form. Oxygen cannot form. ठीक, therefore ammonia is more soluble in water in comparison to oxygen. अब ऑक्सीजन क्यों फॉर्म नहीं कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि हर वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है जिसके पास हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट। अमोनिया में हाइड्रोजन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में से नाइट्रोजन भी है। हाइड्रोजन कोवलेंटली अटैच थ्रू नाइट्रोजन, सो अमोनिया कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का सवाल नहीं उठता। इस वजह से ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू द अमोनिया इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है, ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी समझते हैं? विस्कोसिटी समझते हैं? जैसे हनी और वाटर को कंपेयर करें हम, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। समझ में आ रहा है? जो सॉल्यूशन गाढ़ा होगा वो ज़्यादा विस्कस होगा। वाटर के कंपैरिजन में हनी मोर विस्कस है। इतना तो समझते ना? अब देखो, ओके। जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ग्लिसरीन इज विस्कस कंपाउंड, ये पूछा जाएगा। ग्लिसरीन इज विस्कस कंपाउंड, वाई? तो ये याद रखना, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक की बात नहीं हो रही, इनऑर्गेनिक वैसे भी लेस विस्कस होते। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है उसमें विस्कोसिटी बढ़ेगी। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक, विस्कोसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाँ, विस्कोसिटी का मतलब बताइए ना फिर से। हाईली विस्कस, लेस विस्कस लिक्विड, कभी सुना है ये बात? नॉर्मल लाइफ में, नहीं सर। नॉर्मल लाइफ में ये इसकी ये हाईली विस्कस लिक्विड है, ये लेस विस्कस है, ऐसा नहीं सुना कभी? देखो जैसे ऑयल रहता है, ऑयल और वाटर को लें तो कौन ज़्यादा विस्कस है? तो जो थोड़ा गाढ़ा होता है वो विस्कस रहता है। विस्कस यानी जैसे गाढ़ा। जैसे हनी है, हनी और वाटर है, तो हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। अगर अपन हनी को किसी फ्लोर पर ऐसे डालेंगे और वाटर को डालेंगे, वाटर जल्दी बह जाएगा, हनी जल्दी नहीं बहेगा। तो जिनमें इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांग होता है, जिन लिक्विड में, वो लिक्विड विस्कस होते हैं, गाढ़े होते हैं। और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक रहता है तो लेस विस्कस होते हैं। ठीक, तो ग्लिसरीन यस सर। ग्लिसरीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देयरफॉर ग्लिसरीन इज विस्कस। देखा होगा घरों में ग्लिसरीन रहती है, तो ग्लिसरीन थोड़ा Yes, sir. विस्कस रहती है। हनी और ज़्यादा विस्कस है, क्योंकि हनी में क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, उनमें और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है। तो फाइनली कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, उतना लिक्विड विस्कॉस ज़्यादा होता जाएगा। ये कहाँ? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अपन को ये ध्यान रखना है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी तक अपन ने बॉइलिंग पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, विस्कोसिटी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट ये समझ लिया। अब वोलेटाइल नेचर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट। वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर क्या होता? ईजिली वेपर फॉर्मेशन का जो नेचर है, इजीली वेपराइज होता है। हाँ, ईजिली जो वेपराइज होता है, दैट इज द वोलेटाइल। अब अगर अपन एक वाटर लेते हैं और एक ऑर्थो नाइट्रो, क्या वाटर नहीं, एक अपन लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये फर्स्ट कंपाउंड है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और ये है
पैरा नाइट्रो फिनॉल। अब देखो इसमें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें। यहाँ क्या होगा, अब ये वाला OH का H इस O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना नहीं जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ गई। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ दूसरा जो इसका नेबरिंग मॉलिक्यूल होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, उसके O के साथ ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यानी इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैन फॉर्म इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कौन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दिख रहा है? यस सर। अब देखो इन दोनों में ये देखें कि कौन ईजिली वोलेटाइल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच वन हैज़ स्टीम वोलेटाइल नेचर, वाई। तो इन दोनों में वोलेटाइल नेचर किसका रहेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। नहीं, पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो और ज़्यादा और मुश्किल से बॉयल होगा और मुश्किल से वेपर फॉर्म करेगा। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ईजिली वेपर फॉर्म करता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है, उसके इंटर पार्टिकल फोर्स वीक हैं, और जिसके इंटर पार्टिकल फोर्स वीक होंगे उसका ही वेपर ईजिली बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इन दोनों में आंसर होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू intramolecular hydrogen bond present in it। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अपन वोलेटाइल नेचर का भी आइडिया लगा सकते। कंडीशन क्या है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें होगा वो कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल नेचर का होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ वो स्टीम वोलेटाइल नेचर का नहीं होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो और हाई होगा, उसकी वेपर मुश्किल से बनेगी। इतना समझने में? हाँ सर वोलेटाइल नेचर और बॉइलिंग पॉइंट का एक ही मतलब हुआ ना? देखो, वोलेटाइल नेचर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन हुआ, मतलब एक नहीं हुआ। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है और वोलेटाइल एक कंपाउंड का नेचर है टू फॉर्मेशन ऑफ वेपर। तो दोनों बातें एक तो नहीं हो सकती, एक टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक उसके वेपर फॉर्मेशन के नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों बातें एक नहीं हो सकती, दोनों बातों में रिलेशन हो सकता है कि जिस कंपाउंड में वोलेटाइल नेचर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, वो कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होने की कैपेबिलिटी रखेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो दोनों
सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, लेकिन उन दोनों में कनेक्शन है, उनके दोनों में रिलेशन है। वो रिलेशन अपन को समझ में आना चाहिए। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस में और आगे बढ़ते अपन। एक कंपाउंड होता है KHF2, KHCl2, KHPr2, KHI2। ये एग्जिस्ट नहीं करते। KHF2 एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? K प्लस F नेगेटिव और ये HF। इसको मिला करके लिख देते हैं, तो लिख देते हैं KHF2। ठीक। अब यहाँ से इनको देखते हुए KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट, KHPr2 डज नॉट एग्जिस्ट, KHI2 डज नॉट एग्जिस्ट, बट KHF2 एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है ये बताओ? इसका आंसर होगा KHF2 exists due to presence of intermolecular hydrogen bonding in between KF and HF. But in case of KHCl2 को अगर ऐसा बनाने की कोशिश करें तो K प्लस Cl नेगेटिव और HCl, there is no any intermolecular hydrogen bonding in between KCl and HCl। जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। KCl अलग रहेगा, HCl अलग रहेगा। सेम ऐसा है इधर KHBr2 में, KBr अलग रहेगा, HBr अलग रहेगा। तो KHBr2 डज नॉट एग्जिस्ट अगर ऐसा पूछा जाता है तो अपन बोल देंगे देयर इज नॉट एनी चांस टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन KBr एंड HBr। अगर बोला जाएगा KHF2 एग्जिस्ट वाई, तो अपन बोलेंगे देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन KF एंड HF। क्लियर है ये? कोई दिक्कत तो नहीं हुई इतना समझने में? नहीं सर। कल अपन इसका एक और एप्लीकेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, उसके वजह से ही आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर। जनरली अपन ने ये देखा कोई सा भी सॉलिड होगा वो अपने लिक्विड में सिंक करेगा, डूब जाएगा। लेकिन आइस एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में कि वो अपने लिक्विड यानी लिक्विड वाटर लें और आइस लें, तो आइस फ्लोट करेगा लिक्विड पर। तो क्यों फ्लोट करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और एक कॉन्सेप्ट है उससे एक्सप्लेन होता है।